स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सिपाही पुलिस भर्ती का जो वैकेंसी आया है, उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे और ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 नंबर का होगा। आपको 8 एएम में ही आपको पता होगा कि आपका जो है टेस्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। आपको 1 घंटे का समय बनता है मिलता है बनाने के लिए और उसके बाद जो है 1 से लेके 100 क्वेश्चन को लेकर हम आ गए हैं आपके बीच और ये कब आते हैं 9 एएम में आते हैं। यानी कि 1 घंटा का बाद जो है आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे डिस्क्राइब करने के लिए हम आ जाते हैं और ये आपका प्रैक्टिस सेट 2 है और इसमें अगर आपका 60 प्लस नंबर आ रहा है, जितने भी व्यक्ति का 60 प्लस नंबर आ रहा है, वो एक बार ज़रूर बताइएगा कि सर मेरा 60 प्लस नंबर आ रहा है। तो उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो जो भी बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, ये टेस्ट सीरीज से ज़रूर जुड़िए। इसमें जो है 40 टेस्ट सीरीज हम करवाएँगे और जितने भी ज्ञान बिंदु में हुए हैं, वो सभी हम करवा रहे हैं। इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी का आपका समय बिना खराब करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। और आज का पहला नंबर क्वेश्चन आपने बना लिया होगा और देखिए 1 नंबर में क्या बोल रहा है। बोल रहा है यहाँ पर कालीबंगन किस नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर बात करेंगे कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर होता है, तो याद रखनी है राजस्थान। भारत का एक स्थान है राजस्थान और राजस्थान में ही कालीबंगन है। और कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या बोलेंगे, काली कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अर्थ होता है क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। और ये जो है याद रखिएगा राजस्थान में है और राजस्थान में बोल सकते हैं घग्गर नदी पर है। कहाँ पर है, घग्गर नदी पर। अच्छा, कालीबंगन जो है यहाँ से क्या मिले थे, तो याद रखनी है जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। क्या बोलेंगे, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और ये बोल सकते हैं एक प्रकार का जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। अच्छा, कालीबंगा का खोज भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि खोज, क्योंकि इस बार जो है बिहार पुलिस में आपको पूछ लिया गया था कि लोथल का खोज किसने किया था। उसी तरह से कालीबंगा का भी पूछ सकता है, तो याद रखनी है अमलानंद घोष। क्या बोलेंगे, अमलानंद घोष हो जाएगा। ठीक है, अमलानंद घोष हो जाएगा। और याद रखिएगा इसके साथ एक और व्यक्ति थे जिसको हम लोग बोलते हैं बीबी लाल। क्या बोलेंगे, बीबी लाल। और एक व्यक्ति थे उसको भी लिख लीजिए, बीपी थापड़। क्या बोलेंगे, बीपी थापड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 3 व्यक्ति ऐसे थे जिसने कि कालीबंगा की खोज किया था। और ये कहाँ पर है, तो आपको पता चल गया कि ये घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में है। इसका अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां और मतलब ये इसमें क्या है, जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रावी। रावी जो है किस, यहाँ रावी के नदी के तट पर कौन है, तो याद रखनी है हड़प्पा है। क्या बोलेंगे, हड़प्पा। हड़प्पा की बात करेगा, हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम शाहनी ने किया था। क्या बोलेंगे, दयाराम शाहनी ने किया था। और दयाराम शाहनी ने इनका खोज कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, वहीं पर है भोगबा। भोगबा की अभी तुरंत हमने बात किया। भोगबा नदी के तट पर कौन है, लोथल है। लोथल एक प्रकार का बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। और लोथल की खोज किसने किया था, तो रंगनाथ राव ने किया था। क्या बोलेंगे, रंगनाथ राव ने किया था। अब यहाँ पर है सिंध। सिंध तो आपको पता होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा भोगबा। भोगबा कहाँ पर है, लोथल नदी पर। और बोल सकते हैं लोथल है और लोथल जो है किस नदी के तट पर है, भोगबा। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, सभी को सभी चीज समझ में आ गया। और याद रखिएगा हड़प्पा स्थल के बाद जो सबसे खोजा गया दूसरा शहर था, उसको हम लोग मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला और ये बोल सकते हैं सिंधु नदी के तट पर था। ठीक है, चलिए आगे की सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। बस आप लोग अंतिम तक वीडियो को देखिए, तभी आपको जो है यहाँ पर मतलब बोल सकते हैं आपको फायदा देखने को मिलेगा। ये नहीं कि बना लिए वीडियो नहीं देखे तब आपको फायदा नहीं देखने को मिलेगा। हम जो भी बोल रहे हैं सटीक बोल रहे हैं, आप वयस्क होंगे, आपको समझदारी उतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। देखिए बुद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न इसमें बनते हैं हम सभी आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है गृह त्याग। जब बोल सकते हैं गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म की स्थापना की, उससे पहले जो 29 वर्ष की अवस्था में अपनी गृह त्याग किए थे। तो गृह त्याग जो किया था वो किनके साथ किया था, तो घोड़ा के साथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाता है, घोड़ा हो जाता है गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह। और गृह त्याग में बोल सकते हैं कि हम लोग बौद्ध धर्म में इसको किस नाम से जाना जाता है, बौद्ध धर्म में इनको किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपका एग्जाम पूछा जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं महाविनिष्कर्मन। क्या बोलेंगे, महाविनिष्कर्मन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कमल एवं सांड का चित्र है, क्या बोलेंगे, कमल एवं सांड का चित्र है, तो ये याद रखिएगा बौद्ध धर्म के बोल सकते हैं, बौद्ध धर्म के। क्या बोलेंगे, बौद्ध धर्म के। और यहाँ पर कमल एवं सांप जो है बौद्ध धर्म के बोल सकते हैं जन्म का प्रतीक है। क्या बोलेंगे, जन्म का प्रतीक है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से जो आपको सवाल पूछा जाएगा, गौतम बुद्ध क्या पीपल जो है, ये याद रखनी है। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान का प्रतीक क्या हो जाएगा,
जाएगा? तो पीपल हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ज्ञान का प्रतीक क्या हो जाएगा? पीपल। और ये चक्र का प्रतीक जो है ये बोल सकते हैं गौतम बुद्ध ने जो सबसे पहला उपदेश दिया था उनका प्रतीक क्या चिन्ह है? तो याद रखनी है चक्र है। सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। ये चीज ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध से यहाँ पर आपको दो सवाल पूछा जाता है, इनका याद रखिएगा। जन्म ज्यादातर पूछा जाता है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में। और याद रखनी है कहाँ पर हुए थे? लुम्बिनी में नामक स्थान पर। लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखनी है नेपाल के कपिलवस्तु में। ठीक है। और इनकी मृत्यु भी पूछी जाती है, तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखनी है कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। तो यहाँ से ये दोनों बात को एकदम आप ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चोल वंश के किस शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था? देखिए बात करेंगे चोल वंश। चोल वंश का अगर बात करेंगे संस्थापक की, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। चोल वंश जो है, चोल वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो विजयालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजयालय हो जाएगा। चोल की बात करेगा तो चोल जो है बोल सकते हैं दक्षिण भारत में शासन करने वाले एक वंश थे, बोल सकते हैं दक्षिण भारत में। और ये कहाँ पर थे? तो याद रखनी है तमिलनाडु हो गया और आंध्र प्रदेश में थे। ठीक है। दक्षिण भारत यहीं पर थे। और लेकिन बोल सकते हैं चोल वंश का जो सबसे प्रतापी शासक हुआ, सबसे प्रतापी शासक की बात करेगा तो उनका नाम था राजेंद्र प्रथम। क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रथम उनका नाम था। क्या था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने बोल सकते हैं इंडोनेशिया को जीता। क्या बोलेंगे? इंडोनेशिया को जीता। बोल सकते हैं पूरे श्रीलंका को जीता। क्या बोलेंगे? पूरे श्रीलंका को जीता। और इसकी क्रम में जो है पूरे बंगाल को जीता। तो बंगाल से ही याद रखिएगा, बंगाल जब जीत लिया तो बंगाल से ही इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गंगईकोंड चोल की उपाधि दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। कौन हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। और दक्षिण भारत में जितने भी जीत हासिल किए, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब, और बंगाल को जीत हासिल किया, तो इसीलिए जो है इनको क्या बोलता है? तो दक्षिण भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं। ये भी चीज पूछा गया है। ठीक है। ये जो है बीपीएससी पूछा था अपना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा आपको यहाँ पर अगर पूछागा कि भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत की नेपोलियन की बात करेगा तब हो जाएगा आपका आंसर समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। आगे की बात करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद से प्राप्त किया? देखिए उस समय टाइम की बात करेंगे तो 1336 का समय था, मतलब बोल सकते हैं 14वीं सदी। उस समय जो है तुगलक वंश का शासक था। क्या बोलेंगे? तुगलक वंश का शासक था। और तुगलक वंश के शासक कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन बोलेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसी के शासनकाल में जो है बहुत सारा विद्रोह हो गया और अलग अलग वंश की स्थापना हुआ, अलग अलग जगह की स्थापना हुआ। उसी में जो है बोल सकते हैं 1336 ईस्वी में हरिहर एवं दो भुक्का, हरिहर एवं बुक्का भाई ने, दो भाई ने बोल सकते हैं एक जो है विजयनगर की स्थापना किया। क्या बोलेंगे? विजयनगर की स्थापना किया। और विजयनगर की स्थापना की बात करेगा तो विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। क्या बोलेंगे? इनका अर्थ क्या होता है? जीत का शहर होता है। और इसकी राजधानी कहाँ पर बनाया? हम्पी बनाया। क्या बोलेंगे? हम्पी बनाया। ठीक है। और ये जो जीत का शहर होता है विजयनगर, ये किसके आशीर्वाद से बनाया? तो संत विद्यारण के आशीर्वाद से बनाया। किसके आशीर्वाद से? संत विद्यारण के आशीर्वाद से बनाया। तो ये चीज एकदम आपको ध्यान देते हुए चलनी है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे विजयनगर। तो विजयनगर की बात करेगा, यहाँ पर बात करेगा विजयनगर का पतन का कारण क्या था? तो विजयनगर के पतन का कारण था 1565 ईस्वी। इसमें जो है एक युद्ध होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। क्या बोलेंगे? तालीकोटा का युद्ध। इसी को बोलते हैं बन्नीहट्टी का युद्ध। इसी को एक और युद्ध के नाम से जानते हैं राक्षस तंगड़ी का युद्ध। ये सभी युद्ध को एकदम याद रखेगा। इसी युद्ध से जो है विजयनगर साम्राज्य की, मतलब कि बोल सकते हैं इनका जो है पतन हुआ। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो जब यहाँ पर बात करेंगे आध्यात्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी, तो शिवाजी बोल सकते हैं मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? शिवाजी हो जाएगा। और बोल सकते हैं शिवाजी का जो आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु थे वो कौन थे? गुरु रामदास थे। कौन थे? गुरु रामदास थे। ठीक है। याद रखिएगा शिवाजी का सबसे ज्यादा जो संघर्ष रहा वो किस मुगल शासक के साथ रहा? तो औरंगजेब के साथ। क्या बोलेंगे? औरंगजेब के साथ रहा। ठीक है। औरंगजेब, और बोल सकते हैं शिवाजी का औरंगजेब का सेनापति था जय सिंह। क्या बोलेंगे? जय सिंह। और आपको पता होगा 1665 में एक संधि होता है
जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। और ये कब होता था? 1665 ईस्वी में हुआ था। एक याद रखिएगा, 1674 ईस्वी में जो है बोल सकते हैं मराठा साम्राज्य जो है बोल सकते हैं शिवाजी ने जो है रायगढ़ में जो है अपना राज्याभिषेक कराया। और रायगढ़ में जो राज्याभिषेक करवाई वो किसका गुरु थे? तो याद रखिएगा उस समय श्री गंगा भट्ट के आशीर्वाद से आशीर्वाद कराया। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर श्री गंगा भट्ट की बात करेगा तो ये जब पूछा जाएगा कि राज्याभिषेक जो है किस गुरु के आशीर्वाद से किया गया, तो याद रखनी है श्री गंगा भट्ट। कौन बोलेंगे? श्री गंगा भट्ट। और याद रखिएगा ये जो कोंडदेव थे, कोंडदेव बोल सकते हैं मराठा सम्राट शिवाजी का कौन था? राजनीतिक गुरु था। क्या बोलेंगे? राजनीतिक गुरु था। तो इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। आगे की बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पर बात करते हैं पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो ये तो आपने बना दिया होगा, कोच्चिन ने, केरल के कोच्चिन में खोला था। और कब खोला था? 1503 ईस्वी में खोला था। कब खोला था? 1503 ईस्वी में। थोड़ा सा पुर्तगाली के बारे में यहाँ पर आप समझिए, यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। पुर्तगाली यात्री सबसे पहला जो भारत आया था वो कौन था? तो याद रखनी है 1498 ईस्वी में आया था। और उसका नाम आपको पता होगा, वास्को डी गामा। क्या बोलेंगे? वास्को डी गामा था। ठीक है, ये किस रास्ते से आए थे? तो याद रखनी है कैप ऑफ गुड होप। क्या बोलेंगे? कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से आए थे। और कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो याद रखनी है बार्थोलोमियो डियाज। क्या लिख देते हैं यहाँ पर? बार्थोलोमियो डियाज। क्या बोलेंगे? बार्थोलोमियो डियाज ने इनका जो है खोज किया था। ठीक है, इसी रास्ते से जो है 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा भारत आए। उसके बाद जो है याद रखिएगा ये जो भारत आए ये कहाँ पर आए? तो केरल के बोल सकते हैं ये तट पर आए। यहाँ पर इसका स्वागत किसने किया? तो जमोरिन ने किया। किसने किया? जमोरिन ने किया। ठीक है, तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। और 1503 ईस्वी में जो है केरल के कोच्चिन में जो है सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला गया? तो पुर्तगाली के नेतृत्व में खोला गया। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन में है बोल सकते हैं मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में जो है सबसे पहले किसने खोला था? तो याद रखनी है डच ने खोला था। किसने खोला था? डच ने खोला था। सूरत में सबसे पहले किसने खोला था? तो याद रखनी है बोल सकते हैं आपका अंग्रेज के द्वारा खोला गया था। और 1608 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1608 में खोला गया था। और सूरत में ही अपना पहला फैक्ट्री किसके द्वारा खोला गया था? फ्रांसीसी के द्वारा। और वो कब खोला गया था? 1668 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1668 में खोला गया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1823 में हुआ था। कब हुआ था? 1823 में। वहीं अगर पूछेगा कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की मतलब कि बोल सकते हैं स्थापना कब हुआ था? तो याद रखनी है ये हुआ था 1784 में। तो यहाँ पर बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको पूछ रहा है लंदन में एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी का गठन क्यों किया जाता है? तो याद रखनी है अंग्रेज जो है इंग्लिश में थे, लेकिन उसको भारत का कुरान और गीता का जानकारी रहना था, इसीलिए अलग अलग स्थान पर जो है अलग अलग एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कर रहे थे। और यहाँ पर जो बंगाल में किया गया था ये किसने के द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है विलियम जोन्स के द्वारा। क्या बोलेंगे? विलियम जोन्स के द्वारा। तो ये भी बात को एकदम याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए? देखिए ब्रिटिश हाउस में जो सबसे पहला चुनाव लड़ा गया था वो लड़ा था डब्ल्यू सी बनर्जी, जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेश चंद्र बनर्जी। इनका पूरा नाम लिखिए, बोमेश चंद्र बनर्जी, क्योंकि एग्जाम में इनका पूरा नाम अब देने लगा। ठीक है, बोमेश चंद्र बनर्जी ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश हाउस कॉमन्स में चुनाव में भाग लिया लेकिन जो है हार गया। लेकिन याद रखेगा दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश बोल सकता है, यहाँ पर पूछा जाएगा आपको ब्रिटिश हाउस में सदस्य बनने वाले सबसे पहले कौन थे? तो याद रखनी है वो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। कौन हो जाएंगे? दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर बात करेंगे दादा भाई नौरोजी से थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है। दादा भाई नौरोजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखनी है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने याद रखिएगा 1867 या 68 ईस्वी में जो है एक जो है बोल सकते हैं राष्ट्रीय आय का आकलन किया। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय का आकलन किया। कितना रुपया? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया। कितना बताया था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। दादा भाई नौरोजी ने याद रखिएगा कांग्रेस का बोलिएगा तो 3 बार अधिवेशन किए। कितने बार अधिवेशन किए? 3 बार। एक बार किया 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, दूसरे बात किया 1893 में लाहौर अधिवेशन, उसके बाद सबसे अंत में जो किया 1906 में बोल सकते हैं फिर से कलकत्ता अधिवेशन। वहीं बात करेंगे कांग्रेस का सबसे प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? वो जो है बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। और बोल सकते हैं वो कौन सा अधिवेशन था? बंबई अधिवेशन था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ।
आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ट्रेड यूनियन का कहने का मतलब हुआ व्यापार का, तो वो कौन हो जाएंगे? एम एन जोशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एम एन जोशी हो जाएंगे। ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो लगभग 1920 में की गई थी। कब की गई थी? 1920 में। सचिन नाथ सल्यान ने, याद रखनी है, एचआरए का गठन किया था। और एचआरए का गठन कब किया गया था? तो 1924 में किया गया था। और इसी ने जो है बाद में 1925 में जाके जो है एक अंजाम दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं काकोड़ी संयंत्र केस। क्या बोलेंगे? काकोड़ी संयंत्र केस के नाम से जानते हैं। डॉक्टर हेडगवार ने जो है आरएसएस की गठन किया था। क्या किया था? आरएसएस का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर हेडगवार के द्वारा। और ये कब किया गया था? तो 1925 में किया गया था। कब किया गया था? 1925 में किया गया था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हम लोग अगले सवाल में। जितने भी व्यक्ति बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे होंगे, वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। और जो है आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेनी है। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के अंत के डिस्कशन में दिया गया है, तो वहां पर से आप टेलीग्राम में डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आपको पता है कौन हो जाएगा? श्रीमती एनी बेसेंट हो जाएगा। और ये कब अधिवेशन किया था? तो 1917 के, बोल सकते हैं, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। क्या बोलेंगे? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहीं पर आपको ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पर श्रीमती सरोजनी नायडू। तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम, अगर यहाँ पर भारतीय महिला पूछागा आपको, क्या पूछेगा? भारतीय महिला कौन बने थे? तो वो बने थे आपको सरोजनी नायडू। और 1925 का कानपुर अधिवेशन किया था। क्या बोलेंगे? कानपुर अधिवेशन किसके द्वारा किया गया था? श्रीमती सरोजनी नायडू। और याद रखिएगा, कांग्रेस में अभी तक कितने महिलाओं ने भाग लिया था? तो आपको पता है 3 महिलाओं ने। कितने महिलाओं ने? 3 महिलाओं ने। एक याद रखिएगा, श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता। और इन्होंने जो है 1933 में जो है, याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। क्या बोलेंगे? 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अंबिका चरण मजमूदार, याद होगा, 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। क्या बोलेंगे? लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और लखनऊ अधिवेशन 1916 का एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें, बोल सकते हैं, गरम दल और नरम दल दोनों में आपस में विलय किए थे। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। आगे की बात करेंगे। फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 15 जुलाई 1870 को हुआ था। विश्व इतिहास का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको एकदम याद रखिएगा। 15 जुलाई 1970 में। फ्रांस की क्रांति कब की गई थी? 1789 से लेकर 1799 तक किया गया था। कितना तक किया गया था? 1789 से लेकर 1799 तक किया गया था। और फ्रांस की क्रांति से, याद रखिएगा, हमारे संविधान के प्रस्तावना में कई सारे शब्द जोड़े गए। जैसे बोल सकते हैं समानता, समानता की बात करेगा। उसके बाद जो है स्वतंत्रता की बात करेगा। क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता की बात करेगा। उसके बाद जो है एकल बंधुता की बात करेगा। ये सभी जो है कहां से लिया गया था? फ्रांस की क्रांति से ली गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? देखिए यहाँ पर बात करेंगे बाइबल। बाइबल जो है ईसाई धर्म का बोल सकते हैं, ईसाई धर्म का ग्रंथ होता है। जिस तरह की हिंदू का होता है गीता, और बोल सकते हैं मुस्लिम का होता है, बोल सकते हैं इस्लाम का होता है, जिस तरह कुरान, उसी तरह बाइबिल होता है ईसाई धर्म का। और इसको जो जर्मन भाषा में जो है हिंदी में प्रस्तुत किए थे, जर्मन भाषा में, वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखनी है, मार्टिन लूथर के द्वारा। क्या बोलेंगे? मार्टिन लूथर के द्वारा। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। आगे की बात करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? तो एस्टोनिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ताल्लिन हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? ताल्लिन हो जाएगा। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? तो नीदरलैंड की है। क्या बोलेंगे? नीदरलैंड की राजधानी हो जाएगा। बियाना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्या बोलेंगे? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है। लुजू बलजाना जो है, ये याद रखिएगा, इसका जो हो जाएगा, सोम बोनिया का राजधानी शायद उसी तरह नाम है। इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? तो नागासाकी कहाँ पर है? जापान में। कहाँ पर है? जापान में। जापान की राजधानी कहाँ पर है? आपको पता होगा, टोक्यो है। टोक्यो जो है, टोक्यो याद रखिएगा किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। वैसे तो जापान में कई सारे द्वीप हैं, लेकिन होन्शु द्वीप हो गए, क्यूशु द्वीप हो गए, हेडोके द्वीप हो गए, ये सब जो है इंपॉर्टेंट द्वीप है। तो ये पर से यहाँ पर नागासाकी की बात करेगा, तो ये जो है क्यूशु द्वीप पर है। किस पर है? क्यूशु द्वीप पर है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहीं पर बात करेगा जावा द्वीप। जावा द्वीप कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो आपको पता होगा, जकार्ता है। क्या है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ पर है? तो याद रखनी है, जावा द्वीप पर है। किस पे हो जाएगा? जावा द्वीप। अभी तुरंत बताया, टोक्यो कहाँ पर है? होन्शु द्वीप पर है। ठीक है। चलिए
आगे की बात करेंगे, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो आपको पता है कि भारत जो है 7 स्थलीय देशों के साथ सीमा साझा करता है। कितना? 7 स्थलीय देशों के साथ। तो सबसे अधिक जो है कहाँ पर करता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद याद रखनी है कहाँ पर करती है? चीन में करती है। चीन के बाद क्या करेगा? पाकिस्तान करेगा, ठीक है? पाकिस्तान करेगा। यहीं पर बात करेंगे बांग्लादेश के साथ कितना करता है? 4096 किलोमीटर। चीन के साथ कितना करता है? 3488 किलोमीटर, ठीक है? पाकिस्तान के साथ कितना करता है? 3323 किलोमीटर, ठीक है? उसके बाद कहाँ से का लगाता है? नेपाल से। नेपाल से कितना लगाता है? 1751 किलोमीटर। उसके बाद कहाँ से सीमा साझा करता है? म्यांमार से। म्यांमार से कितना करता है? 1643 किलोमीटर, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे तो ये कहाँ पर से करता है? भूटान से। क्या बोलेंगे? भूटान से। भूटान से कितना करता है? 699 किलोमीटर। और सबसे कम कहाँ से करेगा? अफगानिस्तान से, तो लगभग 106 किलोमीटर। तो यहाँ पर से देख लीजिए, सबसे अगर आपको अधिक पूछ दिया, क्या पूछ दिया? अधिक, तो अधिक में हो जाएगा आपका बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं सबसे कम पूछेगा तो वो हो जाएगा अफगानिस्तान। और कितना होता है तो ये भी आपको ध्यान देनी है, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे, बारालाचा दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जितने भी दर्रा हैं उनको याद करने का ट्रिक है सराब। क्या है? सराब। सौ से हो जाएगा, याद रखनी है, छिपकिला। क्या हो जाएगा? छिपकिला हो जाएगा। रौ से हो जाएगा रोहतांग। क्या बोलेंगे? रोहतांग हो जाएगा, ठीक है? और व से क्या हो जाएगा तो याद रखनी है, व से हो जाएगा वारालाचा। क्या हो जाएगा? वारालाचा हो जाएगा। तो ये सभी दर्रा कहाँ पर हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में। यहीं पर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा लद्दाख। लद्दाख में कई सारे हैं, जैसे हो गया आपका काराकोरम दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में है। लनकला दर्रा कहाँ पर है? लद्दाख में। खुरदंगला दर्रा कहाँ पर है? तो ये सब लद्दाख में है, ठीक है? जम्मू कश्मीर में कौन हो जाएगा तो याद रखनी है बनिहाल। क्या बोलेंगे? बनिहाल हो जाएगा। उसके बाद बोल सकते हैं बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? तो ये भी बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। उसके बाद बुर्जिल हो गया, बनिहाल हो गया, उसके बाद पीर पंजाल। क्या बोलेंगे? पीर पंजाल। ये सब दर्रा कहाँ पर हो जाएगा? आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद उत्तराखंड के दर्रा का याद करने का ट्रिक है मनाली। क्या बोलेंगे? मनाली। मौ से हो जाएगा माना। क्या बोलेंगे? माना। नौ से हो जाएगा नीति। क्या बोलेंगे? नीति। माना नीति। ली से हो जाएगा लिपुलेख। क्या बोलेंगे? लिपुलेख। माना, लीति, लिपुलेख, और मौ से ही होता है मुलिंगला। तो याद रखिएगा, माना, मुलिंगला, नीति, लिपुलेख, ये सब कहाँ के दर्रा है? उत्तराखंड का दर्रा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, जब भी दर्रा की बात करेगा तो हम सभी आपको बता दिए, यहाँ पर 4 का बताए। आगे जब भी प्रश्न आएगा तो वहां पर आपको हम डील कर देंगे, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? देखिए बात करिएगा भारत में, अगर शीत ऋतु की बात करेगा तो 2 क्षेत्रों में बारिश होती है। कितना क्षेत्रों में? 2 क्षेत्रों में बारिश होती है। जिस तरह मान के चलिए कि ये जो है आपका सांकेतिक रूप से जो है भारत का ड्रॉ हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा सांकेतिक रूप से ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है? तो ये देखिए भारत हो गया, ठीक है? तो ये जो है उत्तर पूर्वी, ये जो है मतलब बोल सकते हैं उत्तर भारत में जो बारिश होता है शीत ऋतु में होता है यहाँ पर। और एक बोल सकते हैं यहाँ पर होता है पूर्वी तट पर। कहाँ पर होता है? पूर्वी तट पर होता है। तो यहाँ पर से देखिए 2 जगह जो है शीत ऋतु में बारिश होता है। और भारत में जो बोल सकते हैं सबसे अधिक वर्षा होता है वो यहाँ से बारिश होती है। और ये किस, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जानते हैं। क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। लेकिन शीत ऋतु में जो बारिश यहाँ पर और यहाँ पर होता है, इसको दोनों जगह 2 नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर में बारिश होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानते हैं। और ये अपना जल का कहाँ से करते हैं? तो भूमध्य सागर से उठाते हैं। क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर से उठाते हैं, ठीक है? और वहीं पर बात करेंगे पूर्वी तट पर जो शीत ऋतु में बारिश होता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं। या तो इसी को हम लोग लौटते हुए मानसून के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? लौटते हुए मानसून के नाम से जानते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए भारत में सबसे अधिक जो है आपको पता होगा ये कौन मिट्टी होता है? जलोढ़ मिट्टी होता है। और जलोढ़ मिट्टी के बाद बात करेंगे, दूसरा जो सबसे अधिक मिट्टी होता है वो होता है लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी जो है आयरन ऑक्साइड यानी लौ ऑक्साइड के कारण जो है लाल होता है। उसके बाद जो दूसरा मिट्टी होता है वो होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी काली किसके कारण होता है? टेटनी फेरस मैग्नीटाइट के द्वारा जो है ये काली मिट्टी होता है। तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। काली मिट्टी को और हम नाम से जानते हैं, जैसे बोलते हैं इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ज्वालामुखी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होता है, इसलिए इसको हम लोग कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी बात को याद रखनी है। आगे की बात करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता में है। कहाँ पर है? कलकत्ता में हो जाएगा। और कलकत्ता के याद रखिएगा बैरकपुर में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजमुंदरी में क्या है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी पड़ता है। और यहाँ पर
तंबाकू अनुसंधान केंद्र पड़ते हैं। क्वेट्टम में किसका हो जाएगा, तो याद रखिएगा रबर का बोल सकते हैं अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा, क्वेट्टम। और क्वेट्टम कहाँ पर, कोट्टायम कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखिएगा केरल में। मैसूर में किसकी खेती होती है, तो याद रखिएगा मैसूर की बात करेगा तो यहाँ पर रेशम होता है, बोल सकते हैं रेशम का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, मैसूर। और मैसूर कहाँ पर पड़ते हैं, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है, तो दो ऐसे राज्य हैं और दोनों का दोनों राज्य जो है पूर्वोत्तर राज्य है। जैसे बोल सकते हैं एक अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और एक आपका जो है नागालैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नागालैंड। ये दोनों ऐसे राज्य हैं, नागालैंड, ठीक है। ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर बोल सकते हैं एक भी अनुसूचित जाति नहीं रहता है, तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। और यहाँ पर से आपको पूछा जाएगा एसटी, ठीक है, तो बोल सकते हैं अनुसूचित जनजाति। क्या बोलेंगे, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति भी दो राज्य में नहीं रहते हैं, तो उसका भी नाम याद रख लीजिए। आपको एक नाम याद रखनी है पंजाब और दूसरा याद रखनी है हरियाणा। ये दोनों नाम ऐसे हैं जहां पर याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति नहीं रहते हैं। और अनुसूचित जाति पूछेगा कहाँ नहीं रहते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था। देखिए संविधान सभा द्वारा बात करेंगे, झंडा को स्वीकार जो किया गया था ये 22 जुलाई 1947 को किया गया था। कब किया गया था, 22 जुलाई 1947 को किया गया था। यहीं पर आपको एक डेट दिख रहा है 24 जनवरी 1950। इसमें जो है याद रखनी है राष्ट्रगान के रूप में, क्या बोलेंगे, राष्ट्रगान के रूप में, और एक जो है राष्ट्रगीत जो आपका भारत का है, राष्ट्रगीत के रूप में जो है वर्णन किए गए थे और शामिल किए गए थे। राष्ट्रगान के रूप में जो है जनगण मन को किया गया था। क्या बोलेंगे, जनगण मन को किया गया था, ठीक है। और वहीं पर बात करेंगे राष्ट्रीय गीत को किसको किया गया था, तो वंदे मातरम को किया गया था। वंदे मातरम को कब शामिल किया गया था स्वीकार, तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। इस दोनों बात को एकदम ध्यान देनी है। आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत है। अगर आप डेली होमवर्क सीरीज देख रहे होंगे तो उसमें आपको ये वीडियो मिल गया होगा, ये प्रश्न मिल गया होगा। और ये जो है बिहार दरोगा का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। बिहार दरोगा में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिहार पुलिस जो है रिपीट करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति की बात करेगा तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा संविधान के 52 आर्टिकल में की गई है। 53 में क्या है कि याद रखिएगा राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 55 में क्या है, निर्वाचन पद्धति। 56 में क्या है, राष्ट्रपति बनने का कार्यकाल, ठीक है। और 57 में क्या है, राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। 59 में क्या है, सेवा एवं शर्तें हैं। 60 में क्या है, तो बोल सकते हैं शपथ है। 61 में क्या है, तो महाभियोग है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 66 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। क्या बोलेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, कैसे चुना होगा। 64 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा। क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 63 में क्या बोला गया है, तो एक भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 63 में की गई है। समझते गए, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये चीज पूछा गया। तो बात करेंगे हम लोग अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा सेंडल पीक। और सेंडल पीक की ऊंचाई की बात करेगा 738 मीटर है। कितना है, 738 मीटर है। और ये किस अंडमान में पड़ता है, तो याद रखनी है उत्तरी अंडमान में पड़ता है। कहाँ पर, उत्तरी अंडमान में पड़ता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करेगा अंडमान की सबसे दूसरी चोटी कौन हो जाएगा, तो माउंट थुलियर हो जाएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है, तो ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर पड़ेगा, ग्रेट निकोबार में पड़ेगा, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने कई बार बताया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत के, क्या बोलेंगे, तिब्बत के मानसरोवर झील से, क्या बोलेंगे, तिब्बत के मानसरोवर झील के बोल सकते हैं चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। और अपना जल जो है बोल सकते हैं नामचा बरवा से जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये कहाँ पर जाती है, अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में बहते हुए अपना जल जो है कहाँ लेके जाती है, बंगाल में। और बंगाल में सॉरी बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। लेकिन याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो है अलग अलग स्थान पर जो है अलग अलग नाम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दिहांग नदी के नाम से। और असम में हम लोग किस नाम से जानते हैं,
हैं? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र के नाम से। और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है? और वहीं पर बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर लंबाई की बात करेगा तो लगभग जो है 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 2900 किलोमीटर लंबाई है। और इसकी कई सारी जो है सहायक नदियां हैं। क्या बोलेंगे? इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कामेंग, लिखिए आप लोग भी। मानस, क्या बोलेंगे? कामेंग, मानस, लोहित, क्या बोलेंगे? लोहित। और याद रखनी है धनश्री, क्या बोलेंगे? धनश्री। और एक याद रखिए शुभनश्री, क्या बोलेंगे? शुभनश्री। ये सभी जो है याद रखनी है किसकी सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग राकसताल झील। राकसताल झील से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखिएगा ये भी जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के राकसताल झील से जो है याद रखनी है सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सतलज नदी। खान ख्याब हिमनद से कौन निकलती है? तो याद रखनी है, या इसको हम लोग सिंगी खम्मान हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जो है ज्यादातर एग्जाम में आपको नदी की लंबाई और जो है उनकी सहायक नदियां पूछी जाती है, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे। सबसे लंबा तक अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी राजकुमारी अमृता कौर। और सबसे बोल सकते हैं ये पहले जो है स्वास्थ्य मंत्री थे। क्या बोलेंगे? सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। और सबसे अधिक जो है समय तक, लंबित समय तक रहने वाले एकमात्र केंद्रीय मंत्री कौन हो जाएंगे? तो राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे। राज्यसभा का सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो यहाँ पर से थोड़ा सा हम आज इसको डील ही कर देते हैं। देखिए एक आपका हो गया उपराष्ट्रपति, क्या बोलेंगे? उपराष्ट्रपति हो गया। और एक आप लिखिए राष्ट्रपति, क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति हो गया, ठीक है? और एक आप लिखिए राज्यपाल। इन तीनों को बनने के लिए आपको एज कितना होना चाहिए? तो 35 ईयर होना चाहिए। क्या बोलेंगे? 35 ईयर होना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा राज्यसभा, क्या बोलेंगे? राज्यसभा का सभा बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए। और विधान परिषद, क्या बोलेंगे? विधान परिषद, ये दोनों का सदस्य बनने के लिए आपका एज कम से कम 30 साल होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे जैसे विधानसभा हो गया, ठीक है? लोकसभा हो गया। उसके बाद बात करेंगे पीएम हो गया और सीएम हो गया। इनको बनने के लिए, इनका चुनाव जीतने के लिए आपका उम्र 25 ईयर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 ईयर। और एक याद रखिएगा नगर पंचायत, क्या बोलेंगे? नगर पंचायत का। और बोल सकते हैं नगर निगम, क्या बोलेंगे? नगर निगम। ये दोनों का जो है आपको चुनाव लड़ने के लिए कम से कम साल जो रहना चाहिए, आपका एज 21 साल रहना चाहिए। तो यहीं से प्रश्न उठाता है। हमने टोटल चीज आपको बता दिया। तो अब आप लोग बताइए, राज्यसभा का पूछ रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो ये हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 में। कब किया गया था? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। और ये किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी। क्या बोलेंगे? राजीव गांधी हुआ करते थे। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन को याद रखिएगा, इसमें जो है 11वां जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। क्या बोलेंगे? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11 का मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और याद रखिएगा इसमें जो है बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देना अधिकार है, ठीक है? और इसके बाद जो है इसी में बताया गया, इसी में एक अनुच्छेद को 21 का को जोड़ा गया, ठीक है? 71वां संविधान संशोधन यहाँ पर है। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल कानून लाया गया। क्या बोलेंगे? दल बदल कानून लाया गया। और इसी के द्वारा जो है एक अनुसूची जोड़ा गया, जिसको हम लोग 10वीं अनुसूची के नाम से जोड़ जानते हैं। और ये कब आया था? तो 1985 में ये आया था 52वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जो है बोल सकते हैं तीन जो है बोल सकते हैं संविधान में जो है तीन जो है भाषा को जोड़ा गया। और इसके लिए जो है 8वीं अनुसूची का वर्णन किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान की गई है, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, संसदनात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से। यहीं पर कनाडा की बात करेगा तो यहाँ पर अगर संघात्मक शासन प्रणाली अगर आपको पूछता तो वो आपका कौन हो जाता? तो कनाडा हो जाता। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया था? डीपीएसपी लिया है। और जर्मनी के संविधान से क्या लिया है? तो आपातकाल जब लागू होता है तो उस समय जो मौलिक अधिकार आपका हनन होता है उसकी चर्चा कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी के बोल सकते हैं वाइमर संविधान से लिए गए, ठीक है? चलिए बात करेंगे आगे के सवाल की। भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समिति की चर्चा है? तो 9 का ख में। कहां पर हो जाएगा? 9 का ख में। 9 के क में क्या है? तो याद रखनी है नगर निगम है। क्या बोलेंगे? नगर निगम हो जाएगा। 4 के क में क्या हो जाएगा? तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे भाग 14 में क्या हो जाएगा? तो अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा, ठीक है? चलिए
आगे की बात करेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो 2,50,000। कितना होता है? 2,50,000। वहीं बात करेंगे, देखिए सबसे पहले थोड़ा सा समझिए आप लोग, राष्ट्रपति राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 5 लाख होता है। कितना होता है? 5 लाख होता है। वहीं उपराष्ट्रपति की वेतन की बात करेंगे तो 4 लाख होता है। क्या होता है? 4 लाख होता है। वहीं बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? 2,80,000। और अन्य न्यायाधीश की बात करेगा तो ये हो जाएगा कितना? 2,50,000। वहीं बात करेगा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो ये होता है 2,50,000। और अन्य न्यायाधीश का कितना होता है? 2,25,000। किसी को कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अगर बात करेगा प्रथम योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950-51 में की गई थी, ठीक है। और इसी के स्थान पर अभी तो ला दिया है नीति आयोग। क्या बोलते हैं? नीति आयोग। 2015 में इनका गठन किया गया था। तो ये जो मार्च 1950 में जो है बोल सकते हैं योजना आयोग किया गया था, इसका अध्यक्ष की बात करेगा तो इनका अध्यक्ष आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन बोलेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन बात करेंगे उसी समय इनका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो उस समय उपाध्यक्ष बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। क्या बोलेंगे? गुलजारी लाल नंदा को। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? तो देखिए बात करेंगे पंचायती राज, तो एक कमेटी बैठता है बलवंत राय मेहता समिति। क्या बोलेंगे? बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति कब बैठते हैं? 1957 में। ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कब करते हैं? 1958 में। और इसी के आधार पर जो है त्रिस्तरीय, इन्होंने कौन सा प्रणाली दिया था? त्रिस्तरीय प्रणाली दिया था। और त्रिस्तरीय प्रणाली के आधार पर जो है 2 अक्टूबर को बोल सकते हैं, और 1959 में जो है 2 अक्टूबर 1959 को है सबसे पहला जो पंचायत बनाया गया, वो कहाँ पर बनाया गया? राजस्थान के नागौर जिला में। और बात करेंगे इसी का जस्ट 9 दिन बाद जो है बोल सकते हैं 11 अक्टूबर को 1959 को जो है कहाँ पर बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश के बोल सकते हैं महबूबनगर को। कहाँ पर? महबूबनगर में जो है बोल सकते हैं पंचायत का गठन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर 1959। वहीं पूछेगा पहला जो पंचायत बनाया गया था वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में बनाया गया था, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? तो नीता अंबानी। कौन बनी है? नीता अंबानी बनी है। आगे की बात करेंगे, प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? तो ये हो जाएगा हम लोग। कौन हो जाएगा? प्रायोजित सीरियल की बात करेगा तो ये हो जाएगा हम लोग। बात करेंगे भारत की पहली फिल्म, भारत की यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, भारत की पहली फिल्म की बात करेगा तो वो आपका कौन हो जाएगा? तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात करेगा यहाँ पर सबसे बोलती फिल्म, भारत की सबसे बोलती फिल्म कौन हो जाएगा? तो आलम आरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलम आरा। भारत की सबसे पहली 3D फिल्म की बात करेगा तो माई डियर कुट्टी चैतन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन हो जाएगा? तो उरुग्वे हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उरुग्वे हो जाएगा। आगे की बात करेंगे, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये चीन की है। कहाँ की है? चीन की हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करेंगे, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान स्थान कहाँ पर है? तो ये चेन्नई हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? तो पिंडवानी है। और पिंडवानी लोक नृत्य को करने वाली कौन थी? तो याद रखनी, तीजन बाई। कौन हो जाएंगे? तीजन बाई हो जाएंगे। यक्षगान की बात करेगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा? कर्नाटक की हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? कर्नाटक का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होता है आपका बास्केटबॉल में। फुटबॉल में तो आपको पता है कि 11 खिलाड़ी होता है। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और वहीं बात करेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका 12 जनवरी। 14 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या बोलेंगे? बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो अरविंद घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष हो जाएंगे, ठीक है। आगे की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से देना प्रारंभ किया है? तो 1965 से देना प्रारंभ किया है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ध्यानचंद्र पुरस्कार जो है खेल पुरस्कार है। क्या है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रेमी पुरस्कार जो है याद रखिएगा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार की बात करेगा तो ये किस में दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? पत्रकारिता में दिया जाता है, ठीक है। चलिए
आगे की बात करेंगे, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये चीज़ पूछा गया था, ये दिया था अर्जिनेस ने। किसने दिया था? अर्निरजिनेस ने दिया था। किसने दिया था? अर्निरजिनेस ने दिया था, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। हिरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान ये पंजाब में, बिल्कुल ठीक है। बनेरघट्टा ये जो है कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेबगांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल में हो जाएगा? नहीं, ये कहाँ पर हो जाएगा? ये भी महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र के सुधार से हो जाएगा? ये हो जाएगा मल्होत्रा समिति। कौन हो जाएंगे? मल्होत्रा समिति हो जाएंगे, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे, प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र प्रस्तापित किया था, प्रतिपादित किया था? तो ये चीज पूछा गया। ये क्या था? बी एस मिन्हास ने। किसने किया था? बी एस मिन्हास के द्वारा किया गया था, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है? चलिए आगे की सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है? तो M1 मुद्रा जो है सबसे ज्यादा तरल है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 1985-86 में किया गया था, और इसका अब नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? तो याद रखनी है, प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री भवन निर्माण इसका नाम करके कर दिया है। आगे की बात करेंगे, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन। केल्विन किसका मात्रक है? तो ताप का मात्रक है, ठीक है? मोल किसका मात्रक हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। यहाँ पर भी केल्विन है, इसको कैंडेला कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कैंडेला कर दीजिए। तो कैंडेला किसका मात्रक हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का हो जाएगा। क्या बोलेंगे? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे, निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, ये सेल हो जाएगा विद्युत बैटरी, ठीक है? इसको जो हम लोग किसमें प्रयोग करते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। डायनमो जो है किसका कार्य प्रणाली है? तो याद रखनी है, ये जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? तो विद्युत ऊर्जा में, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। मोटर जो है जस्ट इसका विपरीत काम करता है, तो ये जो है विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक में करता है। यही बात करेंगे मोमबत्ती, ये जो है किसमें करता है? इसको जो मोमबत्ती की बात करेगा, तो ये जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें? प्रकाश ऊर्जा में। और प्रकाश जब उत्पन्न होगा तो उष्मा होगा, तो रासायनिक ऊर्जा को जो है उष्मा ऊर्जा में भी परिवर्तित करता है। ये दोनों बात को ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, श्यानता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? ये गैस तथा द्रव में पाया जाएगा, क्योंकि ठोस में तो आपको पता है कि आंतरणिक बल सबसे अधिक होता है, इसीलिए ठोस में श्यानता का गुण नहीं पाया जाता है। आगे की बात करेंगे, गामा किरणों की खोज किसके द्वारा किया गया? तो पॉल बिलाट के द्वारा। किसके द्वारा? पॉल बिलाट के द्वारा। रॉन्टजन ने ही किसकी खोज किया था? तो याद रखनी है, अल्फा का। और रीटर ने जो है किसका किया था? पराबैंगनी किरण का किया था। क्या बोलेंगे? पराबैंगनी किरण की खोज किसके द्वारा? रीटर के द्वारा। और हर्शले ने भी खोज किया था किसका? तो याद रखनी है, हर्शेल ने जो है, हर्शेल ने भी किसी चीज का खोज किया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक बार देख लेनी है। आगे की बात करेंगे, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आवृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ध्वनि बराबर क्या होता है? आवृत्ति बटे तरंगदैर्घ्य होता है। तो आवृत्ति जो है इसका कभी भी नहीं होता है, लेकिन याद रखिएगा, ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो तरंगदैर्घ्य जो है, जब ध्वनि बढ़ेगा तरंगदैर्घ्य घटेगा, और जब तरंगदैर्घ्य घटेगा तब ध्वनि बढ़ेगा, ठीक है? चलिए आगे की बात करेंगे, चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय? यहाँ पर बात किया गया चंद्रमा, चंद्रमा से बात करेगा तो 1.28 सेकंड, और यहीं पर बात कर देगा सूर्य से पृथ्वी तक समय आने में कितना लगता है प्रकाश? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड, ठीक है? तो ये चीज भी दोनों याद रखनी है। आगे की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो याद रखिएगा आरजीबी। आरजीबी जो है एक प्रकार का आपका प्राथमिक रंग है, रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू, पीला नहीं होगा, पीला आपका जो है बोल सकते हैं संपूरक रंग है। आगे की बात करेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ऑस्टेड ने किया था। किसने किया था? ऑस्टेड ने किया था, ठीक है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हाइगन्स ने जो क्या किया था? तो हाइगन्स ने बोल सकते हैं तरंग सिद्धांति, प्रकाश का जो है तरंग सिद्धांत दिया था। और मैक्मिलन ने जो है बाइसिकल का खोज किया था, साइकिल का खोज किया था। सीवी रमन ने जो है रमन प्रभाव किया था। क्या बोलेंगे? रमन प्रभाव दिया था। आगे की बात करेंगे, निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए करते हैं? तो हम लोग सोडियम 24 का करते हैं, ठीक है? कोबाल्ट 60 का हम लोग किस में करते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम लोग रक्त के कैंसर में करते हैं। किसमें? ब्लड कैंसर में करते हैं इसका प्रयोग। आयोडीन जो है याद रखिएगा, थायरोक्सिन ग्लैंड जो होता है, यहाँ की विकृति उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और इसका जो है आयरन का जो है एनीमिया रोग के लिए करते हैं, ठीक है? चलिए
आगे की बात करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग से ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? तो याद रखिएगा 2 चीज़ बढ़ता है, एक जो है विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, क्या बोलेंगे? विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, ठीक है? और एक जो है परमाणु का आकार बढ़ता है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर बात करेंगे वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगा और आवर्त की बात करेंगे तो आवर्त कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तावित किया था? मोसले के द्वारा, और इसने जो है किस पर सजाया था? तो बोल सकते हैं परमाणु संख्या के आधार पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी को सजाया था। आगे की बात करेंगे, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और रक्त जो है एक प्रकार का बोल सकते हैं हल्का जो है क्षारीय पदार्थ है, क्या बोलेंगे? हल्का क्षारीय पदार्थ है, ठीक है। 6 जो है किसका होता है? तो मानव मूत्र का होता है, क्या बोलेंगे? मानव मूत्र का होता है। और 6.5 जो है किसका होता है? तो ये 6.5 की बात करेगा तो ये तो नींबू का हो जाएगा, ठीक है। और 6.4 जो है ये दूध का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कठोर बनाने के लिए कार्बन, कोई भी चीज को कठोर करना है कार्बन को। और बोल सकते हैं वल्रीकरण अगर करना है तो याद रखिएगा इसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सल्फर का प्रयोग करेंगे। आगे की बात करेंगे, कॉपर सल्फेट या नीला थोला का फॉर्मूला क्या होता है? CuSO4 इंटू 5H2O होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसको जो हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फेट के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं सफेद, बोल सकते हैं सफेद थोथा या सफेद कशिश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आयरन सल्फेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। इन तीनों फार्मूला को याद रखनी है। आगे की बात करेंगे, अनुवंशिकता शब्द किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो ये जो है किसने दिया था? विल्सियम वाटसन ने दिया था, ठीक है। ग्रेंगर मेंडल ने अनुवंशिकता का इसको क्या बोला जाता है? पिता बोला जाता है, यानी फादर बोला जाता है। जोहानसन ने क्या दिया था? तो याद रखिएगा जीन शब्द की उत्पत्ति दिया था, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। आगे की बात करेंगे, आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो ये कंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कंद। कंद की बात करेगा तो इसमें आपका हो जाएगा केंडा हो जाएगा, ठीक है। उसी में जो है आपका ओल हो जाएगा, ये याद रखनी है। सलकंद की बात करिएगा तो इसमें प्याज आपका आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्याज और लहसुन। और प्रकंद की बात करिएगा तो नोड वाला जितने भी आता है, जैसे आपका अदरक आ जाएगा। और उसके बाद आपकी बात करेंगे तो हल्दी आ जाएगा। इतना एग्जाम्पल को याद रखनी है आपको। आगे की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा उत्तक के कारण पौधों में लचीलापन पाया जाता है? तो ये हो जाएगा कोलन कैमो, जिसको हम लोग स्थूलकोण उत्तक के नाम से जानते हैं। और दृढ़ उत्तक का कार्य क्या है? याद रखिएगा ये पादप बोल सकते हैं फलों के आवरण को जो है मजबूती प्रदान करता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? रेशा में पाया जाता है। मृदु उत्तक का काम है, याद रखनी है, पौधे में जो है बोल सकते हैं भोजन का निर्माण करना और क्लोरोफिल के रूप में। ये किसका काम है? तो मृदु उत्तक का, पेरेन्काइमा इसको बोला जाता है। जाइलम, याद रखिएगा जाइलम में जो है जल तथा खनिज लवणों का परिवहन होता है, क्या बोलेंगे? जल तथा खनिज लवणों का परिवहन केवल एक दिशा में की जाती है, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेंगे, केचुआ, जौक एवं नेरिस किस संघ में आ जाता है? तो एनिलिडा संघ में आता है। किस में आता है? एनिलिडा संघ में। सिलिंट्रेटा में क्या आता है? तो याद रखनी है सी एनिमोन हो गया, की हो गया? सी एनिमोन हो गया, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आर्थ्रोपोडा में क्या आता है? तो कीट एवं मकड़ी आता है। किसमें आता है? कीट एवं मकड़ी आता है, ठीक है। और मोलस्का में क्या आ जाएगा? तो याद रखनी है इसमें जो आपका आ जाएगा, इसमें मोलस्का में जो है आपका क्या आ जाएगा? हेड्रा। हेड्रा तो आपका आ जाएगा सिलिंट्रेटा में ही, ठीक है। मोलस्का के जीव की अगर बात करेगा तो घोंघा आ गया, ऑक्टोपस हो गया, ये सब जेली फिश हो गया, ये सब किस में आएगा? मोलस्का में आएगा, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेंगे, निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ को कहा जाता है, क्योंकि इसमें याद रखिएगा एंटीजन जो है, एंटीजन नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ जो है एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एबी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सर्वग्राही के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, क्या बोलेंगे? कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, याद रखनी है, इसीलिए इसको सर्वग्राही के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रिक की क्रियात्मक इकाई क्या कहता है? यानी ब्रिक यानी किरनी, किरनी का हो जाएगा नेफ्रॉन। और ये न्यूरॉन जो है याद रखनी है, ये तंत्रिका तंत्र की इकाई है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो पैराडॉक्सिन हो जाएगा, क्या बोलेंगे? पैराडॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे की बात करेंगे, टाइफाइड बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत में होता है, क्या होता है? आंत होता है। और टाइफाइड रोग जो किसके द्वारा होता है? तो गंदे जल गंदे भोजन के कारण होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैना बरवानी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष है? तो ये सऊदी अरब का हो जाएगा, किसका हो जाएगा? सऊदी अरब का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया? बेंगलुरु में किया। कहाँ पर किया? बेंगलुरु में किया। आगे की बात करेंगे, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया गया?
तो ये हो जाएगा, याद रखनी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अमृत धरोहर योजना। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण की कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस भाषा के लेखिका शिवशंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था? तमिल का, थोड़ा सा पुराना है, लेकिन अभी आपको बताना है कि 2024 को जो है सरस्वती सम्मान जो है लगभग जो है, याद रखिएगा किसको मिला है, शायद प्रभा वर्मा को मिला है। एक बार आपको देख लेनी है। ठीक है, चलिए। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपया में बेचे जाने पर 25% की हानि होता है, तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 25% की हानि होती है तो 4:3 हो जाएगा। 3 का वैल्यू दिया गया है यानी 240, और यहाँ पर पूछा गया 25% लाभ, तो 4 से 5 हो जाएगा। 5 का वैल्यू आपको निकालना है, तो 5 गुना 240 कर दीजिए आप, 24 पंचे 120 यानी कि 1200 हो जाएगा। ये आपका मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा। मैथ का इसी तरह क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी हम बता देते हैं। प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या का योग पूछ रहा है, तो योग निकालने के लिए कुछ नहीं होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो जैसे यहाँ पर है 45, 45 प्लस 1 कीजिएगा 46, बटे हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगा 23। इसको गुना कीजिए, देखिए 23 पंचे कितना होता है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 23 चौक 92, और 92 और 13 कितना, 92 और 12 कितना हो जाएगा, तो 103 हो जाएगा। तो ये देखिए 1035 आ गया राइट आंसर। इसी तरह से आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर है साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर दूरी 25 सेकंड में तय करती है, तो उसकी चाल, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर आपका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? 150 मीटर है, और समय कितना है? 25 है। और इसको जो है किस में चेंज करना है आपको? यहाँ पर देखिए मीटर में है, मीटर पर सेकंड में हुआ, लेकिन किलोमीटर में, तो किलोमीटर में आने के लिए 18/5 से गुना भी किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से इसको कटाइए, देखिए 5 से ये 5 बार में कटेगा, और 5 से यह 30 बार में कटेगा, फिर 5 से ये 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 18 छः कितना हो गया? 108/5 हो गया। तो 108 को 2 से गुना कर दीजिए, तो ये 5 से कटने का मतलब है कि 2 से गुना, तो ये 108 दूनी कितना हो जाएगा? 216, एक पॉइंट आ जाएगा, यानी 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसी तरह है आरएस 2000 का 18 माह का 6% का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? PRT इंटू 100 होता है। ठीक है, तो यही होता है। तो चलिए, मूलधन कितना है आपको? 2000 है, और 18 माह है, तो इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, ये साल में हो जाएगा। 6% नीचे आ जाएगा इसका 100, गुना 100 कर देते हैं, तो यहाँ पर से 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद देखिए 6 से 2 बार में, 2 से 9 बार में, तो 9 दूनी कितना हो गया? 18, यानी 180 रुपया हो जाएगा। तो इसी तरह से जो है आप बना सकते हैं। यहाँ से टोटल मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आराम से बना सकते हैं, कुछ नहीं है, एक कूट भाषा में फलना ठिकाना। तो इसका जो है आंसर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे आपके PDF के अनुसार। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, डेली वे में प्रैक्टिस सेट ये इसको कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आपका जो है आज से 8 AM में जो है, 8 PM में शाम में जो है, जिस तरह होमवर्क सीरीज आता था, वो जो है बिहार दरोगा, बिहार पुलिस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।